नमस्कार साथियों, मैं कमलेश कुमार अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल ग्लोबल एकेडमी में। मैं आज आपको मौर्य काल पढ़ाने जा रहा हूं। मौर्य काल पढ़ाऊंगा, वो भी 10th की जो SST की बुक है राजस्थान बोर्ड की, उससे। तो ये जो टॉपिक है आज का, ये कक्षा 10 के जो बच्चे हैं उनके लिए, और साथ में जो रीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, दोनों के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। पिछले साल का पेपर आपने रीट का देखा होगा कि पिछले साल रीट के पेपर में 10वीं क्लास की बुक में से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। इसलिए आपको इधर उधर का स्टडी मटेरियल नहीं पढ़ना है, केवल जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जो बुकें हैं उनको ही पढ़ना है। ठीक है, उन बुकों से ही पिछले साल बहुत सारे प्रश्न आए थे। ठीक है, वैसे आपके पास बहुत सारी गाइड्स वगैरह होंगी, तो वो गाइड्स वगैरह आपको ना पढ़ करके इस पे ज़्यादा बिलीव करना है। आज का ये जो टॉपिक है मैं आपको पूरा पढ़ाने वाला हूँ, और पूरा ट्रिकी अप्रोच होगी। ट्रिक के साथ में, टिप्स के साथ में आपको बताऊंगा। ठीक है, बिल्कुल आपको समझ में आएगा, लेकिन कंडीशन एक रहेगी कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आपको ये वीडियो कम से कम 5 लोगों तक शेयर करना है। ठीक है, अच्छा लगे तो शेयर करना है, अच्छा नहीं लगे तो अनलाइक करना है। ठीक है, अनलाइक वाले बटन को आप दबाइएगा। मैं कभी भी आपसे नहीं कहूँगा इस वीडियो में कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, नहीं। आपको अच्छा लगे तो आप शेयर करना, अच्छा नहीं लगे तो इसको अनलाइक कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं मौर्य वंश के बारे में। 16 महाजनपदों में से एक मगध का एक साम्राज्य के रूप में आविर्भाव हर्यंक वंश के समय हुआ, और कालांतर में मगध ने प्राय समस्त उत्तर भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। ठीक है, तो देखिए जो 16 महाजनपद थे, ठीक, उनमें से मगध भी एक महाजनपद था। ठीक है, और मगध का एक राजवंश के रूप में, साम्राज्य के रूप में इसका जो आविर्भाव है वो हर्यंक वंश के समय होता है। अब हम पढ़ते हैं मौर्य वंश की स्थापना। 326 ईस्वी के लगभग मगध के राज सिंहासन पर नंद वंश का एक विलासी शासक घननंद सिंहासनारूढ़ था। ये आपको पता होगा कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पहले मगध पर नंद वंश का शासन था, और अंतिम शासक कौन थे? घनानंद थे। ठीक है, कब की बातें हैं ये? 326 ईसा पूर्व की है। इसमें आपको ईस्वी दिख रहा है, तो ये ईस्वी नहीं है, ये ईसा पूर्व है। ठीक है, 326 BC है ये, इसमें पूर्व लगा हुआ नहीं है, आप पूर्व लगा लेना, समझ लेना इसको। ठीक है, 326 ईसा पूर्व है ये। ठीक, घनानंद का शासन था। इस समय पश्चिमोत्तर भारत सिकंदर से आक्रांत था। ठीक है, सिकंदर के आक्रमण का भय था पश्चिमोत्तर भारत पर। ठीक, प्रजा अपने राजा के अत्याचारों से पीड़ित थी। असह्य कर भार के कारण राज्य के लोग उससे असंतुष्ट थे। ठीक है, तो ये सारी बातें चंद्रगुप्त के उदय के बारे में बताई जा रही हैं। आपको मालूम होगा चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक है। अब मौर्य वंश की स्थापना होगी। मौर्य वंश का संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य, जो कौटिल्य का शिष्य है। आप देखिए इसमें दिया है, कौटिल्य का शिष्य है। मौर्य वंश की स्थापना होती है, मौर्य वंश का संस्थापक है, कौटिल्य का शिष्य है। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक, तो मौर्य वंश की स्थापना कब होती है? 322 ईसा पूर्व में। कब होती है? 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना होती है। संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अपने गुरु चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद शासक घनानंद को पराजित करके 25 वर्ष की अवस्था में चंद्रगुप्त मौर्य मगध के राज सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व में 322 BC में क्या बनता है? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक बनता है। मगध पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है। ठीक है, उस समय चंद्रगुप्त मौर्य की आयु कितनी है? मात्र। तो प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना 322 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की जाती है। अब बात आती है 305 ईस्वी की, 305 BC की, 305 ईसा पूर्व की। 305 ईसा पूर्व में यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। प्रश्न आ सकता है आपके एग्जाम में कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित कब किया?
तो 305 ईसा पूर्व में पराजित किया। सेल्यूकस को 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया। दोनों की भी संधि हो गई। संधि में चंद्रगुप्त मौर्य ने, सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को 500 हाथी लेकर के, ठीक, तो 500 हाथी कौन दे रहा है? चंद्रगुप्त मौर्य दे रहा है। किसको दे रहा है? सेल्यूकस को दे रहा है। ठीक है, हार किसकी हुई है? सेल्यूकस की हुई है। जीता कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच युद्ध हुआ 305 ईसा पूर्व में। उसमें जो संधि हुई, उस संधि के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी दिए, ठीक, और बदले में उसे क्या मिला? पूर्वी अफगानिस्तान मिला, बलूचिस्तान मिला, सिंधु नदी के पश्चिम का क्षेत्र मिला। ठीक है, तो ये सब उसे मिले। तो ये सब उसे किसने दिए? ये सब उसे दिए सेल्यूकस ने। क्या क्या दिया? एक तो पूर्वी अफगानिस्तान दिया, बलूचिस्तान दिया और सिंधु नदी के पश्चिम का क्षेत्र उसे दे दिया। साथ ही अपनी पुत्री जो है हेलेना, उसका विवाह भी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया और मेगस्थनीज को अपने राजदूत के रूप में उसके दरबार में भेजा। पिछले साल यही क्वेश्चन आया था कि मेगस्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस का था कि सिकंदर का था, किसी और का था? तो मेगस्थनीज जो है वो सेल्यूकस का राजदूत था। ठीक है, सेल्यूकस ने इसको भेजा था। यूनानी शासक है सेल्यूकस, यूनानी राजदूत ही है मेगस्थनीज। ठीक है, तो मेगस्थनीज यूनानी राजदूत है जिसको किसने भेजा है? सेल्यूकस ने भेजा है। ठीक है, ये संधि जो हुई है संधि की ही शर्तें हैं ये। ठीक है, कि सेल्यूकस ने मेगस्थनीज को दूत के रूप में भेजा है। ठीक है, पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया है। साथ ही उसे पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंधु नदी के पश्चिम का क्षेत्र उसे दे दिया है। आगे हम देखते हैं चंद्रगुप्त का जो साम्राज्य, ये जो ट्रिक है चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य विस्तार पता करने की ट्रिक है गंगू काहे ब्लू कंबल पे विराजे हो। ठीक है, बोलेंगे गंगू काहे ब्लू कंबल पे विराजे हो। ठीक है, गंगू में गैसे हो गया, गंगू गैसे हो गया गंगा का मैदान। ठीक है, गू से हो गया गुजरात, गैसे हो गया गंगा का मैदान, गू से हो गया गुजरात। ठीक, का से हो गया कांधार और हे से हो गया हेरात। गै से गंगा का मैदान, गू से गुजरात, का से कांधार, हे से हेरात। गंगू का हे। ठीक है, 4 चीजें हो गई। अब ब्लू से हो गया बलूचिस्तान, ब्लू से हो गया बलूचिस्तान। कैसे हो गया कश्मीर। ठीक है, कैसे क्या हो गया? कश्मीर, कैसे कश्मीर। बल से हो गया बंगाल। ठीक, कैसे कश्मीर हो गया और बल से बंगाल हो गया। अब बचा है पे और बिराजे, तो पे में पैसे हो गया पंजाब और बिराजे में बी से हो गया बिहार। ठीक, तो इस तरह से ये ट्रिक है। तमिल ग्रंथ अहनानूरू और मुन्नानूरू से विदित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर भी आक्रमण किया था। ठीक है, अब देखिए कौन से ग्रंथ हैं? तमिल ग्रंथ हैं। क्या नाम है? अहनानूरू और मुन्नानूरू। ठीक, तमिल भाषा कहाँ बोली जाती है? दक्षिण भारत में बोली जाती है। ठीक, इसलिए दक्षिण भारत के ये ग्रंथ हैं अहनानूरू मुन्नानूरू। ठीक, दक्षिण भारत के हैं, तो इन्होंने अपने बारे में बताया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर भी आक्रमण किया था। तो चंद्रगुप्त ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया, इसकी जानकारी किससे मिलती है हमें? तमिल ग्रंथ अहनानूरू और मुन्नानूरू से मिलती है। ठीक, वृद्धावस्था में उसने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ले ली और 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला मैसूर में उपवास करके अपने शरीर को त्याग दिया। ठीक, तो ये था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवण बेलगोला मैसूर में उपवास करके संलेखना विधि से अपने शरीर को त्याग दिया। कब त्याग दिया? 298 ईसा पूर्व में। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रभाव से क्या की थी? जैन धर्म की दीक्षा ली थी। अब हम आगे पढ़ते हैं बिंदुसार के बारे में।
बिंदुसार कौन है? बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है, उत्तराधिकारी है, जिसे यूनानी लेखक एमिथ्रोचैट्स कहते थे। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है कि यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को क्या कहा है? एमिथ्रोचैट्स कहा है। एमिथ्रोचैट्स का मतलब होता है एमित्र घात। ठीक, तो यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को एमिथ्रोचैट्स यानी कि एमित्र घात कहा है। ठीक, ये आपको याद रखना है। वायु पुराण में इसे भद्रसार कहा गया है और जैन ग्रंथों में से सिंहसेन कहा गया है। ये भी दो नाम हैं इसके, एक वायु पुराण से लिया है और एक किससे? जैन ग्रंथों से। देखिए, वायु पुराण में उसे भद्रसार कहा है। भद्र को इंग्लिश में जेंटल कहते हैं और वायु को विंड कहते हैं। ठीक, तो विंड कैसी अच्छी लगती है? जेंटल अच्छी लगती है, जेंटल विंड अच्छी लगती है। तो इसी तरह से भद्र का मतलब हो गया जेंटल, तो भद्रसार। ठीक, किस में कहा गया है? वायु पुराण में कहा गया है। ठीक, भद्र का मतलब जेंटल, विंड का मतलब वायु। ठीक, तो भद्रसार जो कहा गया है इसे किस में कहा गया है? वायु पुराण में कहा गया है। वायु, भद्र, जेंटल, विंड। ठीक है, इस तरह से आप इसको लर्न कर लेंगे, याद कर लेंगे कि जेंटल विंड मतलब भद्रसार। ठीक, तो भद्रसार बिंदुसार को कहा गया है किसमें? वायु पुराण में। आप देखिए, सिंहसेन, सिंहसेन किस में कहा गया है? जैन ग्रंथों में। तो बिंदुसार के तीन नाम आए हैं, एक एमिथ्रोचैट्स जो इसे यूनानी लेखकों ने नाम दिया है, एक भद्रसार जो इसे वायु पुराण में दिया गया है, एक सिंहसेन जो इसे जैन ग्रंथों में दिया गया। इस तरह से इसके तीन नाम हैं। ठीक, दिव्यावदान ग्रंथ से जानकारी मिलती है कि बिंदुसार के समय तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे। कितने विद्रोह हुए थे? 2 विद्रोह। एक को दबाने के लिए सुसीम को भेजा गया और एक को दबाने के लिए अशोक को भेजा गया। ठीक, बिंदुसार के समय क्या हुए? 2 विद्रोह हुए। इसकी जानकारी किससे मिल रही है? दिव्यावदान से। पहले को दबाने के लिए किसको भेजा गया? अशोक को भेजा गया। दूसरे को दबाने के लिए किसको भेजा गया? सुसीम को भेजा गया। ठीक है, अब देखिए, बिंदुसार के समय 2 दूत आए हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के समय 1 दूत आया था, बिंदुसार के समय 2 दूत आए हैं। ठीक, कौन कौन से उनके बारे में जानते हैं। बिंदुसार के दरबार में एक तो यूनानी राजदूत है। ठीक, क्या नाम है? यूनानी राजदूत है, नाम है डायमिकस। ठीक, यूनानी राजदूत है डायमिकस। किसने भेजा है? एंटियोकस ने भेजा है। देखो, दोनों के अंदर कस है, ये याद रखना कि यूनानी राजदूत डायमिकस। ठीक, किसने भेजा था? शासक का नाम कौन था? ठीक, एंटियोकस। दोनों के अंदर कस है, ऐसे याद रखना कि डायमिकस को भेजा एंटियोकस ने। ठीक, दोनों के अंदर देखो यह भी है, यूनान में भी यह है, एंटियोकस में भी यह है और डायमिकस में भी यह है। तो इस तरह से हम इसका समीकरण बना लेंगे कि यूनानी शासक एंटियोकस ने डायमिकस को भेजा। दूसरा कौन सा है? दूसरा शासक है फिलाडेल्फस। फिलाडेल्फस ने किसको भेजा? डायोनीसियस को। ठीक, मिस्र का शासक है फिलाडेल्फस। इसने डायोनीसियस को क्या किया? दूत के रूप में बिंदुसार के दरबार में भेजा। ठीक, तो बिंदुसार के दरबार में कितने दूत हैं? 2 दूत हैं, एक डायमिकस है और एक डायोनीसियस है। डायमिकस को एंटियोकस ने भेजा है, यूनान का शासक है, और डायोनीसियस को मिस्र के शासक फिलाडेल्फस ने भेजा है। ठीक, अब आगे हम पढ़ते हैं अशोक के बारे में। बिंदुसार का काल कब से कब तक था? 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य का था 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व, 24 साल। बिंदुसार का था 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व, 26 साल। उसका 24 साल, इसका 26 साल। अब देखिए अशोक का टाइम है 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व। अब देखो, बिंदुसार की जो मृत्यु है वो तो 272 ईसा पूर्व में हो रही है
और अशोक 273 ईसा पूर्व में ही शासक बन गया। ठीक, इसका मतलब क्या है कि अशोक जो है बिंदुसार के जीवित रहते ही शासक बन गया था। ठीक, अशोक का जो राज्यारोहण है वो 273 ईसा पूर्व में हुआ। राज्यारोहण, राज्याभिषेक अलग होता है, राज्यारोहण अलग होता है। तो राज्यारोहण तो राजा तो अशोक 273 ईसा पूर्व में ही बन गया, लेकिन इसका राज्याभिषेक हुआ 269 ईसा पूर्व में, 269 बीसी में। कोरोनेशन हुआ, राज्याभिषेक हुआ 269 बीसी में। ठीक है, इसको आप लोग समझ लीजिए। 4 साल का टाइम लगा इसको राज्याभिषेक होने में। अब देखिए, जैन अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध मगध के शासन पर अधिकार कर लिया। मतलब बिंदुसार नहीं चाहते थे कि अशोक क्या बने, राजा बने, इसलिए इसको राज्याभिषेक होने में 4 साल लग गए। ठीक है, अब देखिए, दक्षिण भारत से प्राप्त मास्की तथा गुर्जरा अभिलेखों में उसका नाम अशोक मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अशोक का नाम अशोक किस में मिलता है। ठीक, अशोक का नाम अशोक मिलता है मास्की और गुर्जरा अभिलेख में। किस में मिलता है? मास्की और गुर्जरा अभिलेख दक्षिण भारत से प्राप्त हुए हैं, इसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। अभिलेखों में अशोक देवनाम प्रिय तथा देवनाम प्रिय दस्सी उपाधियों से विभूषित हुआ है। ये देवनाम प्रिय और देवनाम प्रिय दस्सी जो है ये इसकी उपाधियां हैं। ठीक है, विदिशा की राजकुमारी से अशोक का विवाह हुआ तथा उससे पुत्री संघमित्रा तथा पुत्र महेंद्र का जन्म हुआ। अशोक के अभिलेखों में उसकी रानी कारुवाकी का भी उल्लेख मिलता है। तो अशोक की 2 रानियों का नाम मिल रहा है, एक विदिशा की राजकुमारी है और एक कारुवाकी है। ठीक है, कारुवाकी जो रानी है इसका भी उल्लेख मिल रहा है। विदिशा की राजकुमारी से इसे पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा प्राप्त हुए। अब देखिए, राज्याभिषेक के 7 वर्ष बाद अशोक ने कश्मीर तथा खोतान के अनेक क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। ठीक, अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता रहा हूँ। ठीक, कि 7वें वर्ष में क्या हुआ, 8वें वर्ष में क्या हुआ, 10वें वर्ष में क्या हुआ, 14वें वर्ष में क्या हुआ और 20वें वर्ष में क्या हुआ, ये सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ। राज्याभिषेक के 7वें वर्ष में अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ? 269 बीसी में, 269 ईसा पूर्व में। 7वें वर्ष में मतलब 262 बीसी में अशोक ने कश्मीर और खोतान पर आक्रमण किया। ठीक, 7वें वर्ष में अशोक ने कश्मीर और खोतान पर आक्रमण किया 262 ईसा पूर्व में। अब 8वें वर्ष में आ जाइए। 8वें वर्ष में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। ठीक, कब किया? 8वें वर्ष में, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में। सन पूछा जाए तो 269 में से 8 माइनस कर दीजिए, 261 आ जाएगा। 261 ईसा पूर्व में यानी कि राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में अशोक ने क्या किया? कलिंग पर आक्रमण किया। अब आ जाइए 10वें वर्ष में। 10वें वर्ष में क्या किया? 10वें वर्ष में अशोक ने बोध गया की यात्रा की। राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में अशोक ने बोध गया की क्या की? यात्रा की। ठीक है, 14वें वर्ष में क्या किया? 14वें वर्ष में धम्म महामात्र की नियुक्ति की। धम्म महामात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति साम्राज्य अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में की। 20वें वर्ष में क्या किया? 20वें वर्ष में अशोक ने लुम्बिनी की यात्रा की। कपिलवस्तु लुम्बिनी जो महात्मा बुद्ध की जन्मस्थली है उसकी इसने यात्रा की। कब की? 20वें वर्ष में। ठीक है, तो 7वें में कश्मीर पर आक्रमण, 8वें में कलिंग पर आक्रमण, 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा, 14वें वर्ष में धम्म महामात्र की नियुक्ति और 20वें वर्ष में लुम्बिनी यानी कि कपिलवस्तु की यात्रा। अब लुम्बिनी या कपिलवस्तु की यात्रा, इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? इसकी जानकारी हमें मिलती है रुम्मिनदेई अभिलेख से। किससे मिलती है? रुम्मिनदेई अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है। ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आया हुआ भी है कि रुम्मिनदेई अभिलेख के बारे में आप क्या जानते हैं।
तो रुक्मिणदेही अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में क्या की, लुम्बिनी की यात्रा की। लुम्बिनी की यात्रा की और वहां पे जो भू राजस्व की दर थी उसको 1/6 से घटा करके 1/8 कर दिया, 1/6 से कम करके उसे 1/8 कर दिया। ये जानकारी हमें मिलती है किससे, रुक्मिणदेही अभिलेख से। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। देखिए फिर ये वही आ गया कि कलिंग पर आक्रमण किया 8वें वर्ष में। ठीक है, अब कलिंग पर जो आक्रमण किया है इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है, इसकी जानकारी मिलती है हमें हाथी गुम्फा अभिलेख से। ठीक है, खारवेल का जो हाथी गुम्फा अभिलेख है उससे हमें इसकी जानकारी मिलती है कि अशोक ने क्या किया था, कलिंग पर आक्रमण किया। तो अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया, कब किया, 261 BC में, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में। ठीक है, और इसकी जानकारी किससे मिलती है, हाथी गुम्फा अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है। हाथी गुम्फा अभिलेख में बताया गया था कि उस समय कलिंग का शासक कौन था, नंदराज था। कलिंग पर नंदराज का शासन था। ठीक है, बहुत सारा नरसंहार हुआ, कई सारे लोग मारे गए इसमें। इस कारण से अशोक का हृदय परिवर्तित हुआ और उसने भेरी घोष की जगह क्या अपना लिया, धम्म घोष अपना लिया। देखो इसमें बताया गया है कि अशोक जो है उसने बौद्ध धर्म किसके प्रभाव में आकर अपनाया, तो श्रमण निग्रोध तथा उपगुप्त के प्रभाव में आकर अशोक बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गया। यानी कि अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा देने वाले कौन थे, श्रमण निग्रोध और उपगुप्त। इनके प्रभाव में आकर अशोक ने बौद्ध धर्म क्या कर लिया था, अपना लिया। बौद्ध धर्म स्वीकार करने से पहले अशोक भगवान शिव का उपासक था। ठीक है, बौद्ध धर्म तो अपनाया कलिंग के युद्ध के बाद, उससे पहले अशोक भगवान शिव का, महाकाल का उपासक था। ठीक है, इसकी जानकारी किससे मिलती है, कल्हण की राजतरंगिणी से मिलती है। ठीक है, कल्हण की राजतरंगिणी से मिलती है। बाद में जो है बौद्ध धर्म अपनाने के बाद में आगे जाकर के वो जो बौद्ध धर्म के संत हैं या जो लेखक हैं उनके मोगली के प्रभाव में वो आ गया था। ठीक है, किसके प्रभाव में आ गया था, मोगली के प्रभाव में आ गया था। और बाराबर की पहाड़ियों में उसने जो 4 गुफाएं बनाई थी आजीविकों के लिए, बाराबर की पहाड़ियों में उन 4 गुफाओं के नाम हम ट्रिक की सहायता से याद करेंगे। देखिए ट्रिक है सुदामा, विकर्ण, चाप, काटो। ठीक, तो सुदामा गुफा हो गई, विकर्ण में वी से हो गया विश्व झोपड़ी, कर्ण से हो गया कर्ण और चाप से हो गया चापार। तो इस तरह से 4 गुफाएं बनाई थी किसने, अशोक ने आजीविकों के लिए बाराबर की पहाड़ियों में। आगे आप देखिए 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा की, 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की। वही रुक्मिणदेही अभिलेख आ गया, 1/6 से घटाकर 1/8 कर दी थी। अब देखो अशोक के अभिलेखों में अशोक के हमें 4 सीमावर्ती पड़ोसी राज्यों की जानकारी मिलती है। अब ये 4 सीमावर्ती पड़ोसी राज्य कौन से हैं, इनको भी हम ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। ये जो ट्रिक है ये अशोक के समय के जो सीमावर्ती स्वतंत्र राज्य थे, जो अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं थे, स्वतंत्र राज्य थे सीमावर्ती, उनको जानने की ट्रिक है। देखिए इसमें बताया है, ट्रिक है पांचों चैक, 5 से हो गया पांडे, 4 से हो गया चोल, 6 से हो गया चेर और कैसे हो गया केरल, 5। अब हम बात करते हैं अशोक के धम्म की। ठीक, अशोक का जो धम्म है उसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। ठीक है, अशोक के धम्म की जानकारी मिलती है हमें एक तो भाब्रू शिलालेख से। ठीक, किससे मिलती है, भाब्रू शिलालेख जो है उससे हमें अशोक के धम्म की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। देखो भाब्रू शिलालेख के अनुसार अशोक ने बुद्ध के त्रिरत्नों बुद्ध, धम्म और संघ के प्रति अपनी आस्था प्रकट की है। ठीक, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आया है
कि अशोक ने जो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म और संघ, इसमें अपनी आस्था किस शिलालेख में प्रकट की है? तो वो है भाब्रू शिलालेख। ठीक, कौन सा शिलालेख है? भाब्रू शिलालेख। आगे देखिए, सांची रायसेन ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। और सारनाथ वाराणसी ये उत्तर प्रदेश में। सांची और सारनाथ, सांची मध्य प्रदेश में है, सारनाथ उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे लघु स्तंभ लेख मिले हैं। ठीक, इनमें अशोक ने कौशाम्बी तथा पाटलिपुत्र के महामात्रों को आदेश दिया कि संघ में फूट डालने वाले भिक्षु भिक्षुणियों को बहिष्कृत कर दिया जाए। ठीक, कौन से शिलालेख हैं? एक सांची रायसेन का है, एक सारनाथ का है। इन दोनों से जानकारी मिलती है। इसमें बताया अशोक ने कि कौशाम्बी और पाटलिपुत्र के जो महामात्र थे उनको आदेश दिया कि संघ में फूट डालने वाले भिक्षु भिक्षुणियों को क्या कर दिया जाए? बहिष्कृत कर दिया जाए। ये जानकारी हमें किससे मिलती है? सांची रायसेन और सारनाथ वाराणसी के लघु स्तंभ लेख से मिलती है। ठीक, प्रथम शिलालेख में विज्ञप्ति जारी की गई कि किसी भी यज्ञ के लिए पशुओं का वध न किया जाए। आगे देखते हैं हम धम्म यात्रा। अशोक से पूर्व विहार यात्राएं की जाती थी, मतलब जंगल में जाकर के जानवरों का शिकार किया जाता था। लेकिन अशोक ने विहार यात्राएं बंद करके, ठीक है, क्या चालू कर दी? धम्म यात्राएं चालू कर दी, जिसमें बौद्ध धर्म से संबंधित स्थानों की यात्रा की जाती थी। कि अशोक के काल में कर्मचारियों, प्रादेशिक, राजूक और युक्तक, ठीक, इनको प्रति 5वें वर्ष धर्म प्रचार हेतु भेजा जाता था, जिसे अनुसंधान कहा गया। क्या कहा गया? अनुसंधान। तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि अनुसंधान क्या है। अनुसंधान क्या है कि अशोक ने प्रति 5वें वर्ष, ठीक है, अशोक ने प्रति 5वें वर्ष जो कर्मचारी थे, प्रादेशिक, राजूक और युक्तक, इनको धर्म प्रचार के लिए भेजा, जिसे क्या कहा गया? अनुसंधान कहा गया। ठीक है, अब आगे देखिए धम्म महामात्र। धम्म महामात्र जो था ना, ये एक अधिकारी था जिसकी नियुक्ति अशोक ने की थी। कब की थी? राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में। मैंने पहले भी बताया था आपको कि 14वें वर्ष में धम्म महामात्र की नियुक्ति की थी। ठीक है, इसका काम क्या था? जनता में धम्म का प्रचार करना, कल्याणकारी कार्य करना, दानशीलता को प्रोत्साहित करना, कारावास से कैदियों को मुक्त करना, उनकी सजा कम करना, उनके परिवार की आर्थिक सहायता करना। ये काम था किसका? धम्म महामात्र का। ठीक है, आगे देखिए, आगे हम पढ़ते हैं अशोक के अभिलेखों के बारे में। अशोक प्रथम शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को संबोधित किया। ठीक, अब अशोक को ये अभिलेख लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? ये प्रेरणा मिली इसको ईरान के शासक दारा से। ठीक है, ईरान के शासक दारा से अशोक को अभिलेख लिखने की प्रेरणा मिली। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में। कौन सी लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में है। ठीक, लेकिन 2 अभिलेख ऐसे हैं जो खरोष्टी लिपि में है, एक मानसेहरा और एक शाहबाजगढ़ी। ठीक, मानसेहरा, शाहबाजगढ़ी खरोष्टी लिपि में है, बाकी सब ब्राह्मी लिपि में। टोपरा से दिल्ली लाए गए एक स्तंभ पर 7 लेख उत्कीर्णित हैं। एक साथ 7 लेख उस पर लिखे हुए हैं। दूसरे व तीसरे अभिलेख में यवन नरेश एंटियोकस द्वितीय का उल्लेख है। टोपरा से एक स्तंभ लेख दिल्ली लाया गया जिस पे 7 लेख लिखे हुए हैं। उसके दूसरे और तीसरे लेख में यवन नरेश एंटियोकस द्वितीय का उल्लेख है। अशोक के अभिलेखों को पहली बार पढ़ने में सफलता जेम्स प्रिंसेप को प्राप्त हुई। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला पहला व्यक्ति कौन है? जेम्स प्रिंसेप है। ठीक, देखिए आगे। ताम्रपर्णी श्रीलंका के राजा तिस्स ने अशोक से प्रभावित होकर देवनामप्रिय की उपाधि धारण की। भाई अशोक ने तो देवनामप्रिय की उपाधि धारण की ही की, साथ में श्रीलंका के राजा तिस्स ने भी क्या की? देवनामप्रिय की उपाधि धारण की। ठीक है,
दूसरे राज्याभिषेक के अवसर पर उसने अशोक को आमंत्रित भी किया और अशोक का पुत्र महेंद्र बोधि वृक्ष का एक भाग लेकर वहां पहुंचा। यहाँ से श्रीलंका में बौद्ध धर्म का पदार्पण माना जाता है। ठीक, तो श्रीलंका के राजा तिष्य ने अशोक से प्रभावित होकर देवनामप्रिय की उपाधि धारण की। ठीक, अशोक का पुत्र महेंद्र बोधि वृक्ष का एक भाग लेकर कहाँ गया? श्रीलंका गया, और इसी से श्रीलंका में बौद्ध धर्म का पदार्पण हुआ। ठीक, आगे हम पढ़ते हैं अशोक के उत्तराधिकारी। अशोक के बाद लगभग 50 साल तक उसके कमजोर उत्तराधिकारी रहे। अशोक के बाद कुणाल राजा बना। दिव्यावधान में धर्म विवर्धन कहा गया है उसे। कुणाल को क्या कहा गया है? धर्म विवर्धन कहा गया है। राजतरंगिणी, कल्हण की राजतरंगिणी है, उसके अनुसार उस समय जलोग कश्मीर का शासक था। तारानाथ के अनुसार अशोक का पुत्र वीरसेन गंधार का स्वतंत्र शासक बन गया था। कुणाल के अंधा होने के कारण मगध का प्रशासन उसके पुत्र संप्रति के हाथ में आ गया था। कुणाल के पुत्र दशरथ ने भी मगध पर शासन किया। उसने भी नागार्जुनी गुफाएं आजीविकों को दान में दी। देखो, नागार्जुनी गुफाएं दान में दी आजीविकों को, किसने? दशरथ ने। तो गुफाएं दान में देने वाला कौन कौन है? एक तो अशोक है, उसने 4 गुफाएं दी हैं, और एक ये दशरथ है, इसने 3 गुफाएं दान में दी हैं। अंतिम मौर्य शासक कौन था? बृहद्रथ था। लास्ट मौर्य रूलर, अंतिम मौर्य शासक कौन था? बृहद्रथ था। उसके ब्राह्मण मंत्री पुष्यमित्र शुंग ने, क्या नाम था मंत्री का? पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या कर दी थी, और इस तरह से शुंग वंश की स्थापना हुई। तो आज के वीडियो में इतना ही। मैं नहीं कहूँगा कि आप वीडियो को लाइक कीजिए। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, और नहीं लगा हो तो आप इसे अनलाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद।